हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनू कुमार आप सभी का साइंस के इस महफिल में स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल्स को कवर करने वाले हैं। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए कक्षा 12 का, उसमें आपको 5 नंबर प्रत्यावर्ती धारा के क्वेश्चन जरूर दिखाई पड़ेंगे। और आपको याद हो, ये जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये 5 नंबर का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है। सो आज की वीडियो अगर आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो आपके 5 नंबर आपके झोली में हैं, क्योंकि ये जो ऐसा क्वेश्चन होता है ये हमेशा हर एक सेट में ये क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। अथवा में आपको पूरा का पूरा डायनमो से रिलेटेड या कह लें ह्यूमन आई या फिर खगोलीय दूरदर्शी, तो इतना लंबा तो आप कर नहीं सकते हैं। अगर आप करेंगे तो उसको या तो आधे घंटे उसमें लगाइए और या इसको 5 मिनट में 10 मिनट में करके बगल हो जाइए। तो चलिए आज यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आप ज्ञात करिए क्या धारितीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात और परिपथ की प्रतिबाधा और धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर और धारा का शिखर मान। तो एक परिपथ है और परिपथ कौन सा है? ये परिपथ है दोस्तों LCR परिपथ बना है, ठीक है ना, LCR। अब यहां से देख लीजिए आप, L क्या है? L क्या है? प्रेरक संबंधित है, यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। और C क्या है? धारिता है, धारिता का भी यहाँ से दिया है मान। और R क्या है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है। तो ये LCR परिपथ है। और आपको याद होगा LCR परिपथ हो कुछ भी हो, हमने पूरे फर्स्ट फिजिक्स का ही एक वीडियो बनाया है जिसमें पूरे सूत्र को हमने कवर कर लिया है, यानी सारे चैप्टर के सूत्र को हमने एक वीडियो में देख लिया है। अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिए। अब वहां से आपको फायदा क्या होगा? ये सभी सूत्र हमने वहां पर लिख रखा है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्या करना है? पहला धारितीय प्रतिघात आपको निकालना है। तो धारितीय प्रतिघात को दर्शाते किससे हैं? तो इसे दर्शाते हैं दोस्तों, पहला हमें निकालना है धारितीय प्रतिघात। और पहले इधर देख लेते हैं, ये जो समीकरण दे रखा है ये समीकरण बनाता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इससे अगर कंपेयर करेंगे हम तो हमें V0 का वैल्यू कितना फाइंड होगा? हम इतना 200, ठीक है ना। ओमेगा का मान जो है, ओमेगा का मान जो है दोस्तों ये कितना है? 100 है, ठीक है ना। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे क्या दिया है? L, ये दिया है L यानी प्रेरकत्व तो दिया है कितना? 10 हेनरी दिया है, ठीक है ना। और आगे क्या है? C का मान दे रखा है, ये जो C का वैल्यू रखा है 20 क्या रखा है? माइक्रोफैरड। जब फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो 20 × 10 की घात -6 फैरड हो जाएगा। चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं, दे रखा है कितना? 500 ओम। अगर हमें ये पता होना चाहिए किसका मान है? R का मान। R बराबर 500 ओम, यानी 500 ओम ये क्या हो जाता है? प्रतिरोध का मान है। तो इतनी चीजें तो दे रखा है। अब निकालना क्या है? धारितीय प्रतिघात निकालना है। धारितीय प्रतिघात के लिए जो सूत्र होता है वो होता है XC बराबर 1 ओमेगा इंटू C। ये हो जाता है धारितीय प्रतिघात के लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें क्या करना है? वैल्यू को पुट कर दीजिए। XC बराबर 1 ओमेगा, ओमेगा का मान कितना है? 100 है। और C का मान कितना हमने निकाला है? ये भी दे रखा है 20 × 10 के घात -6। इतना आ गया। चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ से अगर हम देखते हैं दोस्तों, इसको अगर हम ऊपर भेज देंगे 10 के घात -6 है, ऊपर जाएगा तो 10 के घात +6 का मतलब हम यहाँ से क्या करेंगे? 6 जीरो लगा देंगे। क्या करेंगे? 6 जीरो लगा देंगे। और नीचे कितना है? ये 2 है और 3 जीरो नीचे। एकदम सिंपल वे में बता रहे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना, ताकि कितना भी कमजोर स्टूडेंट्स हो चीजें एकदम से आसान हो जाएं। तो चलिए इसमें क्या करेंगे? हमें पता है अगर हम 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10, तो ये कितना आएगा? 500। यानी XC का जो वैल्यू निकल के आया आपके सामने कितना आ गया? 500 आ गया, ठीक है ना। ये ओम में होगा। तो इतना निकल कर आ गया, ठीक। अब उसके बाद ध्यान देना, अब दूसरा क्या पूछा है? प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात यानी प्रेरक का प्रतिघात। देखिए धारितीय लिखा था इसलिए यहाँ पे C होता है, अब प्रेरकीय में यहाँ पे L हो जाता है। तो दूसरा क्या निकालने को बोला है? प्रेरकीय प्रतिघात यानी XL। XL इक्वल टू कितना करेंगे? इसके बराबर सूत्र होता है
ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल। अब चलिए यहाँ से क्या करेंगे, एक्स एल इक्वल टू कितना, ओमेगा का मान तो हमें पता है 100 और एल का मान भी पता है, कितना दिया है 10। तो ये यहाँ से कितना आ गया, 1000 ओम आ गया, ठीक ना। ये क्या आ गया, 1000 ओम आ गया। अब अगला चीज यहाँ से हमें निकालना है परिपथ की प्रतिबाधा। चलिए परिपथ की प्रतिबाधा के लिए तीसरा चीज कैसे निकालेंगे, परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो हम अच्छे से लिख रहे हैं दोस्तों, और इसके बाद आप वीडियो देख लेंगे तो सभी चैप्टर के सूत्र वहां से आपको मिल जाएंगे, उससे आप नोट्स बनाकर तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रतिबाधा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Z बराबर रूट में कितना, रूट में कितना रखेंगे R², R का मान कितना दे रखा है 500, ठीक है ना, 500 का स्क्वायर करेंगे प्लस XL बोले तो कितना 1000, ठीक 1000 आ गया है, और XC का वैल्यू कितना आया है 500 आ गया है, ठीक। तो XC 500 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करना है हमें, ये हमें पता है कि 500 है तो स्क्वायर रहने दीजिए, और यहाँ से 1000 में से 500 घटाएंगे 500, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। अब हमें पता है दोस्तों दोनों क्या है, सेम है, यानी दोनों में क्या है, हम 500 अगर हम बाहर निकाल लेंगे, अगर हम 500 बाहर निकाल लेंगे तो एक बचा यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 1 1 2 हो जाएगा, कितना हो गया अंदर √2। तो ये Z बराबर यानी कितना आ गया, प्रतिबाधा आ गया कितना 500√2 आ गया। अब क्या निकालना है, जो अगली चीज धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर निकालना है, ठीक। जो चौथी चीज निकालना है धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। अब कलांतर कैसे निकालते हैं, कलांतर होता है tan phi = XL माइनस XC अपान R, ठीक है ना, XL माइनस XC अपान R। यहाँ से कलांतर निकालेंगे तो tan phi = XL का वैल्यू कितना है 1000, ठीक 1000 माइनस XC का मान 500 है तो 500 रख दिया आपने, और अपान R का वैल्यू कितना है, तो R का मान भी कितना है 500 है। तो यहाँ से निकल के आया दोस्तों tan phi = कितना 500 और अपान का यहाँ पे 500। अब हमें पता है ये कट जाएगा, कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan phi बराबर यहाँ से आ गया 10, क्योंकि 1 आया, और 1 कितने अंश का मान है, tan कितने अंश का मान 1 होता है 45 डिग्री का, तो इसे हम लिख देंगे 45। तो यहाँ से हमें पता है phi बराबर कितना आ गया, phi बराबर आ गया 45 डिग्री। तो इस तरह से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल गया कलांतर। अब एक होता है धारा का शिखर मान। अब देखिए धारा का जो शिखर मान किस तरह से निकालते हैं, चलिए इधर देख लेते हैं, ठीक। यहाँ से हम देख लेते हैं शिखर मान, शिखर मान, ठीक। देखिए शिखर मान किस तरह से निकालते हैं, धारा का शिखर मान तो I0 से दर्शाया जाता है, I बराबर V/Z होता है, यानी V0/Z, V0/Z, इस तरह से शिखर मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको पता है V0 का मान कितना है, V0 यहाँ से दिया है 200 दिया है, ठीक 200 दे रखा है, और अपान Z का मान हमने कितना निकाला 500√2, यानी 500√2 निकाल लिया है। तो इसको आप देखेंगे तो कितना आ गया 2/5√2, इतना ही आंसर इसका आ जाएगा, इतना एम्पियर, ठीक है ना। इसको और भी आगे हल कर सकते थे बट हमें इतना ही करना है। तो आपने देखा दोस्तों कितने सिंपल वे में हम इस न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और चलते हम एक नेक्स्ट और इसी तरह के क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बट इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि वो क्या था दोस्तों, वो था LCR परिपथ, लेकिन ये क्या है RL परिपथ है। ये कौन सा परिपथ है, RL परिपथ है, ठीक है ना, कौन सा RL, क्योंकि इसमें केवल क्या है, एक तो केवल प्रतिरोध है और दूसरा क्या है केवल यहाँ से प्रेरक,
ठीक ना, प्रतिरोध और केवल प्रेरकत्व है, उसमें क्या था, धारिता भी इंक्लूड्स था। तो अंतर इसमें थोड़ा सा है, बाकी इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें भी वही चीज है, प्रतिघात निकालना है, प्रतिबाधा निकालना है, धारा का शिखर मान, लेकिन थोड़ा फार्मूला चेंज होगा। चलिए यहाँ से पहले हम मान देख लेते हैं। मान तो दे रखा है 100 ओम दे रखा है आर का मान, और एल का जो वैल्यू रखा है 0.1 हेनरी, और दूसरा दोस्तों क्या दे रखा है, अगर इसको हम कंपेयर करेंगे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से, तो यहाँ से V नॉट का तो मान हमें पता चल गया 10, और ओमेगा का जो मान है, ठीक है ना, यानी कोणीय आवृत्ति कितनी है, वो है 1000। तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, पहला प्रतिघात निकालना है। तो इसके लिए प्रतिघात यानी किसका प्रतिघात, तो इसमें केवल प्रेरक है तो प्रेरक का प्रतिघात निकालना पड़ेगा। तो XL बराबर हो जाएगा ओमेगा इंटू एल, केवल XL बराबर ओमेगा इंटू एल। तो XL बराबर कितना, ओमेगा का वैल्यू कितना है, 1000 है, और L का मान कितना है दोस्तों, L का जो मान दे रखा है वो 0.1 हेनरी। तो 0.1 जब इसका यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये बनेगा केवल और केवल 100। तो ये XL का वैल्यू निकला। अब निकालना है प्रतिबाधा, दूसरा क्या निकालना है आपको, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा के लिए Z बराबर, अब की बार थोड़ा सूत्र में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, उसमें क्या था XL माइनस XC का होल स्क्वायर, लेकिन इसमें क्या है R स्क्वायर और प्लस केवल क्या हो जाएगा XL का स्क्वायर, क्योंकि इसमें XL अकेले है, XC नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से R का जो मान है यहाँ पे हम रख देंगे 100 का स्क्वायर, और प्लस XL का वैल्यू कितना निकाला आपने 100, इसका भी 100 है स्क्वायर। तो यहाँ से आप अगर देख रहे होंगे इसमें भी वही चीज़ होगा, Z बराबर अगर हम 100 बाहर निकाल लेंगे केवल एक बचेगा तो √2। तो यहाँ से यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर, इसमें 100 आया और इसमें 100 √2। अब तीसरी जो चीज़ निकालना है, परिपथ में धारा का शिखर मान हम निकालेंगे। तीसरी जो चीज निकालेंगे वो निकलेगा क्या, शिखर मान, परिपथ में धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान I नॉट बराबर, अभी इसके पहले V अपान क्या हो जाए, V नॉट अपान क्या Z, V नॉट अपान Z, अभी इसके पहले ही हमने निकाला। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, धारा का शिखर मान। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, I नॉट बराबर V नॉट का मान 10 हो जाएगा, और Z बराबर क्या निकाला आपने अभी, जस्ट 100 √2, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1/10 √2। ये क्या आ जाएगा, धारा का शिखर मान, इतना एम्पियर ये धारा का शिखर मान आ गया। अब अगली चीज जो निकालना है आपको, वो निकालना है शक्ति गुणांक, वो निकालना है शक्ति गुणांक। तो चलिए इधर देख लेते हैं, चौथी चीज निकालना है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक देखिए इसके पहले वाले में नहीं था, बट इसमें आपको हम बता देते हैं, जो फार्मूला होता है cos फाई इक्वल टू कितना होता है, R/Z। यहाँ से क्या निकलता है, शक्ति गुणांक, ठीक ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे cos फाई इक्वल टू R का मान कितना है दोस्तों, R का जो मान दे रखा है वो कितना है 100, ठीक है ना, और Z का जो मान निकला है 100 √2। तो यहाँ से लिख देंगे 100 √2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो cos फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/√2, और cos कितने अंश का ये वैल्यू होता है, तो cos 45 अंश का मान होता है। तो cos फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 45 डिग्री। तो ये से हो जाएगा, जो यहाँ से शक्ति गुणांक निकलेगा वो कितना, 45 डिग्री। अब अगली जो चीज, लास्ट चीज जो निकालना है वो है धारा तथा वोल्टता के बीच का कलांतर निकालना है। तो कलांतर किस तरह से निकालेंगे, tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, XL अपान, देखिए उसमें XL माइनस XC अपान क्या था, R था, लेकिन इसमें XL अपान R केवल हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें XC तो दिया नहीं है। तो tan फाई बराबर XL का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, XL का मान 100 दे रखा है, ठीक है ना, अपान R का मान कितना है, तो R का मान दे रखा है 100, ठीक, R का मान भी 100 ही दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक आएगा। तो आपको पता है tan
फाई बराबर ये कितने अंश का मान है, एक tan 45 डिग्री। इसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें जितना शक्ति गुणांक आया उतना ही कलांतर भी आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं बड़े ही सिंपल वे में हम इस न्यूमेरिकल्स को तैयार कर सकते हैं। और मेरा वादा है मेरे दोस्तों आज आपसे, अगर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया तो एग्जाम में आपके 5 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए अब यहाँ से एक और मजेदार यहाँ से क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर पर रिलेटेड है इसी चैप्टर का। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली पर बेस्ड होगा। तो चलिए हम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए हम स्क्रीन पर इसे लगा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ट्रांसफार्मर का जो प्राथमिक विभवांतर है वो 220 वोल्ट है। कितना दे रखा है, 220 वोल्ट है। और किसमें कह रहा है कि 220 वोल्ट जो कह रहा है ये क्या है, प्राथमिक विभवांतर, यानी ये दोस्तों क्या है, वीपी है। ठीक है ना, क्योंकि प्राइमरी यानी प्राथमिक विभवांतर है। और क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों का अनुपात यानी एनपी और एनएस यानी प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों का अनुपात, तो ये दे रखा है 1:50, यानी 1 कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। फिर आगे कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि प्राथमिक में 20 एम्पियर की धारा बह रही हो, यानी प्राथमिक कुंडली में आईपी, प्राथमिक कुंडली में 20 एम्पियर की धारा बह रही है। देन आपको क्या करना है, ये वोल्ट है, ठीक ना, आपको क्या करना है, प्राथमिक कुंडली में 20 एम्पियर की धारा बह रही है तो ट्रांसफार्मर में शक्ति क्षय को नगण्य मानते हुए द्वितीयक में विभवांतर निकालना है। आपको पहली चीज क्या निकालना है, द्वितीयक यानी सेकेंडरी कुंडली में कितना विभवांतर निकालना है, तो सेकेंडरी में निकालना है, द्वितीयक कुंडली में ये। और अगला जो चीज कह रहा है वो कह रहा है द्वितीयक से प्राप्त शक्ति की गणना करना है, यानी द्वितीयक कुंडली में कितनी शक्ति है, शक्ति यानी पावर P और द्वितीयक कुंडली में, तो ये आपको निकालना है। तो डोंट वरी, एकदम सिंपल तरीके से ये लग जाएगा। अगर आपको पता है क्या है, प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों का अनुपात दे रखा है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि NP बराबर 1 है और NS बराबर कितना है, 50। ठीक, और आपको अगर पता हो तो इसमें जो फार्मूला होता है वो होता है NP अपान NS बराबर VP अपान VS। यहाँ से ये फार्मूला हो जाता है, जहाँ NP क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, NS क्या है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, और VP क्या है, प्राथमिक कुंडली में वोल्टता यानी विभवांतर, और VS क्या है, द्वितीयक कुंडली में विभवांतर। तो पहला क्या है, द्वितीयक कुंडली में विभवांतर ही तो निकालना है। तो NP का वैल्यू दे रखा है कितना, 1, और NS का वैल्यू दे रखा है 50, और बराबर VP का जो मान दे रखा है वो 220 वोल्ट दे रखा है, और उसके बाद VS तो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, VS बराबर ये 22 पंजे कितना, 110, 22 पंजे 110 हो गया, और ये 20, यानी ये आ गया 11,000 वोल्ट, ये द्वितीयक कुंडली में वोल्टता आ गया। ठीक है ना, तो एकदम आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। तो चलिए अब यहाँ से अब निकालते हैं क्या, द्वितीयक कुंडली में शक्ति निकालते हैं। तो द्वितीयक कुंडली में शक्ति हमें पता है दोस्तों, P बराबर V इंटू आई फार्मूला होता है, P बराबर V इंटू आई होता है। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर हमें प्राथमिक कुंडली के लिए निकालना होता है तो PP लिख देते हैं, VP IP, लेकिन द्वितीयक कुंडली में है तो यहाँ से लिखेंगे PS, यहाँ से VS और यहाँ से IS। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, द्वितीयक कुंडली में शक्ति। अब ध्यान देना, ये निकलेगा PS बराबर VS क्या है, द्वितीयक कुंडली में आपने वोल्टता निकाल लिया 11,000, और IS कितना है दोस्तों, IS, तो यहाँ से ध्यान दीजिए IP दिया है IP, लेकिन क्या रहा है इसमें, कह रहा है कि नगण्य मानते हुए, और किसको नगण्य मान रहा है दोस्तों, ये कह रहा है ट्रांसफार्मर में शक्ति क्षय को नगण्य मानेंगे। अगर कोई भी शक्ति क्षय नहीं होगी तो हमें पता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा होगी वही क्या होगी, द्वितीयक कुंडली में धारा, यानी ये क्या हो जाएगा, IS का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 20 ही रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, PS बराबर ये 11 दूना कितना
22, तो 22 हो जाएगा और जीरो कितने लगेंगे, 1 2 3 4 जीरो, यानी 2,20,000 वाट आ जाएगा। कितना आएगा, 2,20,000 वाट, या फिर 220 किलोवाट भी इसको हम लिख सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो आपके लिए, अगर वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ प्यार से एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही शानदार तरीके से आपको साइंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे।